की नाल बनी होगी। माने क्या है, पूरा समाज इस क्रांति में शामिल था। और दस्तावेज बताते हैं कि गोला बारूद बनाने का काम स्त्रियां करती थी। कानपुर में बहुत बड़ा केंद्र था, और आपको सुनकर यह बात गर्व होना चाहिए कि कानपुर में गोला बारूद बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से गोला बारूद बनाकर नाना साहब पेशवा को, तात्या टोपे को दिया जाता था, जहां से गोला बारूद बनाकर झांसी रानी लक्ष्मीबाई को सप्लाई किया जाता था, वो केंद्र को चलाने वाली एक महिला थी, एक मां थी, एक बेटी थी। और वो महिला ऐसी थी जो अपने शरीर से वैश्यावृत्ति का काम करती थी, लेकिन उस कार्य से जितने पैसे उसको मिलते थे वो सब क्रांतिकारियों के गोला बारूद बनाने के लिए उपयोग किया करते। माने आप कल्पना करो, इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लिए वैश्याओं ने अपना शरीर बेचकर पैसा कमाया है और इस देश की क्रांति में लगाया है। कितना पवित्र रहा होगा वो पैसा। वो केंद्र चलाती थी, और ऐसे सैकड़ों केंद्र कानपुर में थे। उनकी वो हेड थी, एक केंद्र से दूसरे केंद्र को कच्चा माल पहुंचाना और दूसरे केंद्र से तीसरे को कच्चा माल पहुंचाना। आपको एक जानकारी दूं, गोला बारूद उसी केमिकल से बनता है। वो वेश्या तो पहले से रही होगी, लेकिन उसने देखा कि देश की आजादी का संग्राम हो रहा है, तो यदि मैं जिस काम को कर रही हूं, मेरा सम्मान तो चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन देश का स्वाभिमान यदि बचता है तो मैं उसी काम को करते हुए, मेरा तो सम्मान खत्म हो गया, लेकिन देश का स्वाभिमान न मिटे, इसके लिए अपनी आहुति दी। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे बहुत सैकड़ों केंद्र थे जो बैरकपुर में, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, बरेली में, शाहजहांपुर में, जितने उत्तर भारत के बड़े नाम आप जानते हैं, मध्य भारत के, सब जगह चलते थे। गोला बारूद बनाने का काम महिलाओं के जिम्मे, सैनिकों तक पहुंचाने का काम बच्चों के जिम्मे, और पुरुषों का काम अंग्रेजों से लड़ने का। माने समाज का एक एक वर्ग शामिल था, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। और यह क्रांति इतनी जबरदस्त हुई कि मात्र 4 महीने में पूरे हिंदुस्तान से 150 साल पुराना अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंक दिया इस क्रांति ने। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब 1850 में पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, किसी को यह आजादी की कल्पना नहीं थी, भारत कभी अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आएगा, यह कोई सोच नहीं पाता था। तब एक क्रांतिवीर व्यक्ति नाना साहब पेशवा ने संगठन का सपना देखा और संगठन की ताकत पर उसको पूरा कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि फिर हम अंग्रेजों के 1947 तक गुलाम कैसे रहे? 1 सितंबर 1857 तक हम आजाद हो गए, फिर भारत के कुछ गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके क्रांतिकारियों को मरवाया, और उसके बाद फिर हम दोबारा गुलाम हो गए। एक बार तो हम आजाद हो गए, दोबारा फिर गुलाम हो गए। और उन जो है कितने क्रांतिकारी मारे गए होंगे पहले? करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेज दोबारा से वापस आ गए, भारत के राजाओं की मदद से सेना मिल गई, उनको पैसे मिल गए, हथियार मिल गया, गोला बारूद मिल गया, उसकी मदद से अंग्रेजों ने हमला किया। और पहला हमला अंग्रेजों ने बिठूर पर ही किया। जब अंग्रेज वापस आए तब बिठूर 24,000 की आबादी का कस्बा था। अंग्रेजों ने पूरे कस्बे को खत्म कर दिया। 3 महीने के बच्चे को बॉल और फुटबॉल की तरह से उछालकर गोलियां मारी, और 90 साल के बुजुर्गों को नीम के पेड़ से फांसी पे लटका के गोलियां मारी अंग्रेजों। 24,000 लोगों का बिठूर में कत्लेआम हुआ, एक ही स्थान। पूरा शहर जो है नरहीन, नारीहीन हो गया। एक भी नर और नारी नहीं बचा पूरे शहर में। ऐसा अंग्रेजों ने किया 1 सितंबर 1857 के बाद। फिर उन्होंने यही कत्लेआम लखनऊ में किया, फिर इलाहाबाद में किया, फिर वाराणसी में किया, और धीरे धीरे सारे देश में जहां जहां क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खत्म किया था या अंग्रेजों की सरकार खत्म की थी, वहीं पे फिर वापस कब्जा कर लिया, और फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, और फिर गर्त में अंधकार में डूब गए, और फिर ऐसे अंधकार में डूबे
कि 90 साल लगे हमको दोबारा खड़े होने में। और 1942 में फिर वैसा ही मंजर पैदा हुआ जैसा 1857 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी इस देश को नेतृत्व दे रहे थे। 1942 की कहानी मुझे बहुत सारे बुजुर्ग लोग सुनाते हैं जो अभी भी जीवित हैं। वो कहते हैं 1942 में हमें भी अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे, कोई नहीं मानता था। उनको लगता था कि 1857 में एक बार भागे दोबारा आ गए तो अब 1942 में क्या जाएंगे। लेकिन 1942 में कई क्रांतिकारियों को यह लगता था कि अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा और इस देश में आजादी की सुबह आएगी। उन क्रांतिकारियों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हीं में से महात्मा गांधी एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे, अच्युत पटवर्धन एक थे, अरुणा आसफ अली एक थी, फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया एक थे, जयप्रकाश नारायण एक थे। ये सब क्रांतिवीर थे 1942 के आंदोलन में। और ये हर दिन एक ही बात कहते थे, अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा। लेकिन करोड़ों भारतवासी मानते थे अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे, देश कभी आजाद नहीं होगा। और बाद में आप जानते हैं 1947 में अंग्रेज गए और भारत आजाद हुआ। ये दो कहानियां ये समझाने के लिए हैं कि परिवर्तन होता है। एक आदमी भी अगर खड़ा हो जाए पूरे देश में कोई विचार की शक्ति लेकर तो परिवर्तन होता है। एक दूसरी कहानी सुनाता। भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद इस देश में वो सब नहीं हुआ जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। आजादी के बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूटमारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब अंग्रेजों की लद गई। तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था श्री जयप्रकाश नारायण। आप में से कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं, सिर्फ उनको पढ़ा है। आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाग में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को, उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खत्म करना है। कारण क्या था? 1975 तक इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ये कहा करती थी भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। आपको मालूम है श्रीमती गांधी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। एक बार तो यहां तक कह दिया था कि भ्रष्टाचार वो तेल है जिसकी चिकनाई से लोकतंत्र का पहिया दौड़ता है। माने भ्रष्टाचार रूपी तेल नहीं होगा तो लोकतंत्र का पहिया जाम हो जाएगा। तो श्रीमती गांधी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया। और मैं इस बात को एक वाक्य में कहता हूं कि भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप उसी जमाने में मिला, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ करप्शन का। तो जेपी को बहुत गुस्सा था और जेपी अकेले क्रांतिवीर थे उस दौर में जिनको दिखता था कि यह भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो जेपी को लोग कहा करते थे जेपी आपका दिमाग खराब हुआ है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जिसकी सत्ता कोई हिला नहीं सकता, जिसकी कुर्सी को कोई डिगा नहीं सकता और कल्पना में किसी हिंदुस्तानी के नहीं है कि ये कभी महिला कुर्सी से नीचे उतर भी सकती है। आप बोलते हो इसकी सरकार गिर जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो जेपी कहते थे मैं देख रहा हूं, आपको नहीं दिखाई देता है, मेरी आंखें आपसे 20 साल आगे का देखती हैं। और जयप्रकाश जी ने संगठन बनाना शुरू किया। वो अकेले आदमी निकले संगठन खड़ा करने के लिए। संगठन किस काम के लिए? भ्रष्टाचार खत्म करना है, आर्थिक असमानता खत्म करनी है। जो डिस्पैरिटी है ना, एक आदमी को हिंदुस्तान में 20 रुपए भी नहीं है एक दिन में कमाने के लिए और एक एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए, एक एक मिनट में 20,000 रुपए कमा रहा है। तो ये आर्थिक असमानता जेपी को बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा ये आर्थिक असमानता खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। ऐसे 7 मुद्दे लेकर जेपी निकले जिसको उन्होंने कहा था सप्त क्रांति। गांव गांव निकले। एक जमाने में जेपी जब ये बातें लोगों को कहा करते थे तो 4, 6, 10 लोग सुनने वाले हुआ करते थे। तो जेपी के नजदीकी लोग उनको कहा करते थे जेपी
4, 6, 10 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और आप कहते हैं इस देश में क्रांति हो जाएगी, कौन करेगा? तो जेपी कहते थे धीरज रखो, धैर्य रखो, मैं जो कह रहा हूं तुम वो करते चलो, फिर तुम देखना। एक दिन ऐसा आया कि जिस शहर में जेपी को सुनने के लिए 8-10 लोग जमा होते थे, उसी शहर में 2 साल में इतना परिवर्तन हुआ कि जेपी को सुनने के लिए 3.5 लाख लोग जमा हुए। पटना में जेपी का भाषण हुआ, 3.5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान पर। गांधी मैदान की ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 3.5 लाख लोगों को समा सके। पेड़ों पे लोग खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, जहां जिसको जगह मिली और वहां खड़े हैं। और जेपी का भाषण लोगों ने रैप्ट अटेंशन से सुना था। रैप्ट अटेंशन माने सुई गिरा दो तो सुई की आवाज हो जाए, इतनी शांति से 3.5 घंटे उन्होंने बोला था और दिल खोल के बोला था। करप्शन के खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ। और वो जो रैली हुई है जेपी की, उसने इतिहास बना दिया। फिर एक एक शहर में रैलियां होना शुरू हुई। बनारस में हुई, फिर इलाहाबाद में हुई, दिल्ली तक आते आते तो जेपी की यह स्थिति हो गई कि दिल्ली में 10 लाख लोग जमा हैं जेपी को सुनने के लिए, जिस दिल्ली में 10 आदमी जेपी को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। और फिर धीरे धीरे संगठन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में उस संगठन की ताकत इतनी बड़ी हो गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, जेपी को गिरफ्तार करना पड़ा। और इतना अत्याचार हुआ पूरे देश के लोगों पर, जिसने कभी जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया उनको जेलों में ठूंस दिया गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि ये बिजली का तार काट रहे थे, इसलिए इनको जेल के अंदर डालो। ऐसे ऐसे आरोप लगाकर हजारों लोगों को इंदिरा गांधी ने बंद करा दिया इमरजेंसी में। फिर पूरा देश खड़ा हो गया। हमारे देश के बारे में मैं ये एक बात कहता हूं कि ये भारत सोए हुए हाथी की तरह से है। जब तक सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, सोता रहता, कभी इसको किसी ने सुई चुबो दी या पिंग चुबो दी तो ऐसा चिंगाड़ कर खड़ा होता है जैसे मदमस्त हाथी। जेपी ने सुई चुबोई, पिंग चुबोई, पूरा देश खड़ा हो गया। आपको कल्पना नहीं होगी, लाखों विद्यार्थियों ने अपने कैरियर छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिया। आईएएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईपीएस अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, आईआरएस अधिकारियों ने नौकरियों को लात मार दी और जयप्रकाश जी के साथ शामिल हो गए। और उस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता था, जेपी ने उनको कुर्सी से उतार दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हुई थी। जो लाखों वोट के अंतर से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती थी, वहां श्रीमती गांधी की जमानत जब्त हुई थी। और एक ऐसे आदमी ने हराया था उनको जिनका नाम कोई नहीं जानता इस देश में, राजनारायण। राजनारायण की विशेषता यह थी कि पूरे चुनाव में एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और इंदिरा गांधी की जमानत खत्म कर दी। तो वो राजनारायण का प्रताप नहीं था, जयप्रकाश नारायण का प्रताप था। और इमरजेंसी की चुभन थी लोगों के दिल में और देश में परिवर्तन हुआ। श्रीमती गांधी की सरकार गिरी। दुर्भाग्य उस समय देश का क्या हुआ कि जब ये सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई तो उस नई सरकार में वही सब पुराने लोग आ गए जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था। यही बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे राजनीतिज्ञ तो बहुत चालाक और होशियार है ना। जब उन्होंने देखा कि जेपी की हवा चल रही है और सब कुछ इन्हीं की तरफ आने वाला है, तो इंदिरा गांधी के जहाज से कूद कूद कर जेपी के जहाज में आके बैठ गए। सबने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया और आगे आगे आके बैठ गए। ये तो थोड़े ज्यादा दम वाले लोग होते हैं ना, तो नए लोगों को पीछे कर दिया, खुद आगे स्थापित हो गए। और तब तक जेपी बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको जहर दिया था। चंडीगढ़ जेल में जब उनको गिरफ्तार करके रखा गया तो जहर दिया गया था उनके खाने में, तो दोनों किडनियां खराब हो गई, तो उनको डायलिसिस पे रहना पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और वो जो प्रयोग हुआ था वो एक तरह से असफल हो गया, लेकिन परिवर्तन हुआ। जेपी ने जो सपना देखा था कि मैं इनकी
चूल तो हिला ही दूंगा, जो करप्शन के आधार पर खड़ी हुई है वो कर ही दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के इतिहास में अगर आप इसको ध्यान देंगे तो किसी एक व्यक्ति ने विचार दिया है, संगठन खड़ा किया है, लाखों करोड़ों लोग फिर उसके साथ जुड़े हैं और परिवर्तन हुआ है। तो स्वामी जी जो आज ये कह रहे हैं ना, उनको दिखता है, हम लोगों को तो कम दिखता है, लेकिन स्वामी जी को ज्यादा दिखता है। अगले 20 साल का उनको दिख रहा है, 25 साल का दिख रहा है, 50 साल का दिख रहा है। स्वामी जी अक्सर मुझे ये कहते हैं जब मैं उनके साथ अकेले में होता हूं कि कुछ बड़ा तो होने वाला है और कोई जलजला तो आने वाला है। ये आज आपको नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है, हम उतना दूर तक नहीं देख पाते हैं। जो विजनरी होता है ना, दृष्टिकर्ता जिसको कहते हैं, वो दूर की देखता है। हम तो सैनिक हैं, सेनापति है, वो दूर की देखता है। तो स्वामी जी को दिख रहा है कि कोई बड़ा जलजला तो आने ही वाला है, और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 साल में ही आने वाला है। जैसे कभी नाना साहब पेशवा को दिखा कि आजादी तो आने ही वाली है, अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं। जैसे कभी आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण को दिखा कि सत्ता तो जाने ही वाली है, भ्रष्टाचार तो हटने ही वाला है। जैसा कभी महात्मा गांधी को 42 में दिखा कि अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं, आजादी तो आने ही वाली है, वैसे ही आज परम पूजनीय स्वामी जी को दिख रहा है कि ये व्यवस्था तो बदलने वाली ही है, नई आजादी तो आने वाली ही है, नई व्यवस्था तो आने वाली ही है। मैं भारत के बाहर की 1-2 कहानियां और सुना के मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा। ये तो भारत की बात हुई, भारत के बाहर की एक कहानी सुनाता हूं अमेरिका की। आपको मालूम है ये अमेरिका कैसे बना है? ये अमेरिका बना, आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, कोलंबस, सुना है? बस वही खतरनाक नाम है जिसने इस अमेरिका को बसा दिया। भारत वाली क्रांति के बारे में एक बात और बता देता हूं, लेकिन जो भूल मेरठ ने की वो तुमको नहीं करनी है। उतावला नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पागलपन नहीं दिखाना है। और आजादी आने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने भीतर शामिल नहीं करना है जो जयप्रकाश जी के यहां शामिल हो गए थे। व्यवस्था परिवर्तन कर भी दिया, आजादी के बाद की घटना है। तो ये एक अभियान है, पूरी पवित्रता के साथ इसको चलाना। इतिहास इसलिए दोहराया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि उसमें जो गर्व करने वाली बातें हैं उससे अपना स्वाभिमान जगा सकें, और जो सावधानी वाली बातें हैं उनसे सीख भी ले सकें। तो 1857 की क्रांति हमारा स्वाभिमान जगाती है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति हमें एक हौसला देती है, लेकिन इसके साथ एक पाठ भी पढ़ाती है। इसलिए इस बार जो क्रांति आए, इस बार जो यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इस बार जो यह परिवर्तन होगा, वो इतनी सावधानी से होगा कि हम अपनी अतीत की भूलों को उसमें दोहराने नहीं देंगे। माने हमारा जो मकसद है कि हम, चाहे वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे वो पूरे देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पूरे देश की असमानता, बेबसी, लाचारी, गुलामी को मिटाने की बात हो, इसमें हमें उतावलापन नहीं करना है। इसलिए हमारे कुछ लोग जो है ना एकदम से करते, बाबा जी कब हो जाएगा परिवर्तन? अरे थोड़ा धैर्य तो रख ले, थोड़ा ही धैर्य रखो, स्वयं से शुरू करो यात्रा को, अंतःकरण शुद्ध करो अपना। बिना अंतःकरण शुद्ध किए यदि सत्ता भी मिल गई तो हम भी बेईमान हो जाएंगे। साम्राज्य मिल गए, परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आदमी का ईमान जब तक नहीं बदलेगा, उसका मन बदलत नहीं, चेतना चित्त जब तक नहीं बदलेगा। इसलिए हमारी परिवर्तन की पाठशालाएं वो योग की भूमि पर शुरू होंगी, और योग की भूमि पर खड़ा हुआ परिवर्तन कभी प्रलोभनों में झुक नहीं सकता। वो देश के साथ और अपने साथ धोखा नहीं कर सकता, वो बेईमान नहीं हो सकता। तो यह एक बहुत बड़ी सावधानी है इसमें। इसलिए परिवर्तन होगा। 1857 की क्रांति में 7 वर्ष लगे थे, जेपी की क्रांति में 2.5 वर्ष लगे थे। इस क्रांति में 1 वर्ष में यह अभियान इतनी बुलंदी तक पहुंच जाएगा। कल भाई राजीव के पास में एक भाई फोन करके बोलता है, अभी तो भारत स्वाभिमान का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है।
भारत स्वाभिमान का नाम 1 वर्ष के भीतर भीतर, अभी तो 1 वर्ष 5 जनवरी को होगा, अभी भारत स्वाभिमान की स्थापना 5 जनवरी 2009 को हुई है। अभी यह पूरा अभियान आज की स्थिति में बोले तो अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए। 5 महीने में इस भारत स्वाभिमान के अभियान को देश के करीब करीब 50 करोड़ लोग ये जानने लगे हैं कि कोई अभियान शुरू हो गया है देश के अंदर। भारत स्वाभिमान का नाम लोगों की जुबान पर आ गया, उसकी पूरी फिलॉसफी उनको नहीं भी पता हो, लेकिन ये जरूर पता है वो बाबा रामदेव ने योग कराने के साथ साथ एक कोई दूसरा काम शुरू कर दिया है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक 5 महीने में कोई बात पहुंच जाए, हम आने वाले 1 वर्ष के भीतर यह आवाज इस देश के 100 करोड़ लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे। यह अभियान आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें सावधानी रखनी है। 1 वर्ष में अभियान खड़ा होगा और उसके बाद में आंदोलन की दिशाएं तय होंगी, किस तरह से हमें परिवर्तन को बड़े रूप में शुरू करना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धीरज से काम। और मैंने कहा हमारे इस कार्य की पाठशाला क्या है, इसके ट्रेनिंग सेंटर कहां है, ये तैयार कहां से होगा, योग की कक्षाओं से तैयार होगा। इसलिए स्वयं योग करना है, औरों को योग कराना है, खुद को और समाज को खड़ा करना है, फिर सत्ताएं, साम्राज्य, व्यवस्थाएं, कानून सब कुछ बदलेगा, लेकिन शुरुआत हमसे खुद से होगी। और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रलोभन नहीं और कोई चाह नहीं। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, जिन्होंने परिवर्तन किया है, कभी भी उन्होंने आजादी का सुख स्वयं नहीं भोगा है। तो ये स्वार्थ और लालच के वशीभूत यदि कोई संगठन में आता भी है तो टिक ना पाएगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं यहां से। ये अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए है, और अपने साम्राज्य के लिए, अपने सत्ताओं के सिंहासनों पर बैठने के लिए लड़ाई नहीं है। इसलिए हमने पहले ही दिन से घोषणा नहीं की है, यह हमारा संकल्प है, ना हमको सत्ताएं चाहिए, ना हमको साम्राज्य चाहिए, हमको देश का स्वाभिमान चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर हम लेकर के रहेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैंने सावधानी की भी बीच में कही कि यह क्रांति सावधानी पूर्वक, होशियारी पूर्वक, विवेकशीलता पूर्वक चल करके हमको पानी है। तो पहली बात, अविश्वास नहीं रखना है। जब भी कोई यात्रा शुरू होती है तो बहुत छोटे से शुरू होती है। हमारे भारत स्वाभिमान की यात्रा को तो पतंजलि योग पीठ के दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के करीब पिछले हमें 15 से 20 वर्षों का हमें एक सामाजिक आधार मिला है। उन क्रांतियों को आधार बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी बहुत समय लगा था। यहां तो सारा बना बनाया भवन तैयार खड़ा है, बस अब तो अभिषेक होना बाकी है। इसलिए निराशा की तो बात ही नहीं है, बस बात है तप की, संघर्ष की, सावधानी की। इसलिए इस यात्रा, ये बात इसलिए एक प्रसंग कहा गया कि परिवर्तन असंभव नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कोई सपना या कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। और ऐसी ही हकीकतें पूरे विश्व में ऐसे इतिहास दोहराए गए, और उन्हीं इतिहासों में से एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के बाद जो अमेरिका में घटा और दूसरे देशों में घटा, कुछ उन्हीं तथ्यों के ऊपर भाई राजीव जी आगे प्रकाश डाल रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से भाई राजीव जी भारत स्वाभिमान में जी रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों लोग अब इस देश में खड़े होंगे, और यह अलख अब गांव-गांव जाकर के हमें जगानी है, घर घर जाकर के हमें जगानी है। मैं सब आपके लिए एक वाक्य कहना चाहता हूं जिसको हमेशा आप अपने दिल दिमाग में रखिए। हर हकीकत पहले एक सपना होता है, और हर सपना समय के बाद हकीकत में बदल जाता है। आज हम सपना देख रहे हैं भारत की नई आजादी का, नई व्यवस्था का। 4-5 साल के बाद कौन जाने ये हकीकत में बदलेगा। आज वो सपना है, कल वो हकीकत होगा। दुनिया में हर सपना संकल्प के साथ हकीकत में बदल जाता है। तो अगर हम संकल्प के साथ लगे रहे तो हमारा भी सपना आने वाले समय में हकीकत में बदल जाएगा। ये हर दुनिया के लिए वाक्य है।
मैं एक अमेरिका की छोटी सी कहानी सुनाऊं तो आपको और उत्साह आएगा। अमेरिका गुलाम हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया। 1492 में कोलंबस नाम का एक स्पेनिश आदमी अमेरिका पहुंचा। कोलंबस जो था वो स्पेन का माफिया था, डॉन था। जैसे वास्को डी गामा था, भारत आया 1498 में, वो पुर्तगाल का डॉन और माफिया था, वैसे कोलंबस स्पेन का डॉन और माफिया था। 14वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में दो देश बहुत ताकतवर थे, एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। ये जो इंग्लैंड ताकतवर बना है ये तो भारत को लूट कर बना है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक तो इंग्लैंड की कोई हैसियत और औकात नहीं थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में तो इंग्लैंड इतना गरीब देश था कि 100 वर्ष में इंग्लैंड के 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो उनकी जनसंख्या का आधा थे। कुल जनसंख्या थी लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ की, उसमें 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। लेकिन ये भी देखो कि वो इतना भूखा देश, इतना कंगालों का देश, इतना गरीबों का देश, और बाद में जाकर के वो लुटेरों का देश बन गया और उसने पूरी दुनिया पर साम्राज्य कायम किया। इसलिए वो देश वाले जो गरीबी में, भूख में, अभाव में मर रहे थे और लुटेरे बन गए थे, वो जब पूरी दुनिया पर साम्राज्य कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। इसलिए दोनों चीजों को हमें देखना चाहिए कि आज हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, देश ऐसे ही चलेगा। ये आज 100 में से 99 आदमी की, जैसे भाई राजीव जी बार बार कह रहे थे कि जब 1857 की क्रांति हुई, तब जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, ये जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब हर समय लोग एक ही बात कहते थे कि देश आजाद नहीं हो सकता। आज हमने यही अपना आज का विषय रखा है कि ये सब बातें नकारात्मक बातें हैं। और बहुत अच्छी बात कही भाई राजीव ने कि हर हकीकत एक सुहाना सपना और एक कोरी कल्पना जैसा लगता है। हर हकीकत एक सपना जैसी लगती है, लेकिन वही हकीकत जब सच हो, वही सपना जब सच होता है तब हकीकत बन जाता है। तो आपको ये विचार देने के लिए, ये भाव देने के लिए कि लोगों ने किस किस तरह से क्रांतियां की हैं, और वो क्रांति, अभी जो हमारी ये क्रांति है, ये तो क्रांति उन क्रांतियों का 10वां हिस्सा होगी। हमें तो इस क्रांति के बाद में भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। या अपने वाले इन पापियों को परास्त करना, यह हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। मैं अमेरिका की कहानी सुना रहा हूं। कोलंबस नाम का एक लुटेरा डॉन माफिया 1492 में अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका पहुंचने के बाद उसने देखा कि अमेरिकी सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास धन दौलत बहुत है। अमेरिका की जो मूल सभ्यता है ना, उसका नाम है माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन। तो मूल सभ्यता उनकी, उनके पास भरपूर धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वैभव वैभव भरपूर। कोलंबस की आंखें चमक गईं, चौंधिया गई। उसको लगा कि ऐसे देश में मैं आ गया। उसने कभी सुना नहीं था अमेरिका के बारे में, और उसने अमेरिका की कल्पना भी नहीं की थी। वो तो लिखता है अपनी डायरी में कि वो गलती से भटकते हुए अमेरिका पहुंच गया, गया नहीं था अमेरिका का लक्ष्य करके, पहुंच गया, जहाज लग गया उसका अमेरिका के किनारे। वहां पहुंचने के बाद जब उसने धन दौलत देखी, वैभव ऐश्वर्य देखा, तो उसने अपने कुछ साथियों को वापस स्पेन भेजा, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन तो होता नहीं था, वायरलेस तो होता नहीं था। तो उसके कुछ साथियों को स्पेन भेजा और कहा कि बड़ी फौज भेजो, यहां बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। तो उसके सहयोगी वापस स्पेन आए, फिर स्पेन से फौजें गईं और उसने लूट मार शुरू की अमेरिका में। अमेरिका में जो मूल रूप से लोग रहते थे ना, उनको दुर्भाग्य से एक गलत नाम दिया गया, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस उनको क्यों कहते थे? उनकी त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, तांवा होता है ना, तांवा हम कहते हैं ना, तांवाई रंग है, कॉपर कलर है। तो अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर की त्वचा का रंग ऐसा होता था जैसे तांवा होता है, तो उसको रेड इंडियंस कह दिया गया। इंडियंस उनको इसलिए कहा गया कि उनके नाक नक्श सब हमारे जैसे, उनका पूरे शरीर का डील डॉल भारत के जैसा। भारत की जो नाक है ना, एक विशेष किस्म की है,
ऐसी नाक चीन में नहीं है। कहते ना वो वैसे भी भारत की तलाश में निकला था, हाँ। वो वहां रुक गया, उन्होंने सोचा यही इंडियन है, यही इंडियन। रेड रेड देखे तो रेड इंडियन हो गए। निकला था भारत की खोज में, बीच में कहीं और पाला पड़ गया। तो वहां धन दौलत बहुत थी, ऐश्वर्य बहुत था, संपत्ति बहुत थी, समृद्धि बहुत थी, और माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ही अमीर और समृद्ध थी जैसे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता। और वैसे भी आप भी, अभी भी मैं खुद अमेरिका के लगभग काफी स्टेट घूमा हूं, वहां प्राकृतिक